MA प्रीवियस की क्लास में सभी का स्वागत है। हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और इसी समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास का हम अध्ययन कर रहे थे। अव्ययी भाव समास में आगे अब हम जो सूत्र लेंगे वो है अव्ययी भावे चाकाले। यह सूत्र हमें बताता है कि जो सह शब्द होता है उस सह शब्द का जो सह शब्द है उसके स्थान पर अव्ययी भाव समास होने पर स हो जाता है, किंतु अगर वहाँ पर समास में उत्तर पद कालवाची है अर्थात उत्तर पद में कोई कालवाची शब्द है तब सह के स्थान पर स नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अव्ययी भाव समास हो और उसमें उत्तर पद कालवाची ना हो तो ऐसी परिस्थिति में शह शब्द के स्थान पर स हो जाता है। जैसे सहरि हरेह सादृश्यम अर्थात हरि का सादृश्य। यहाँ पर सादृश्य के अर्थ में सह अवयव का हरि सुबंत के साथ हरि टा और सह अव्ययी भाव समास होता है। इसीलिए यहाँ पर सह को स हो जाता है, क्योंकि बाद में कालवाची शब्द नहीं है और ऐसा होने पर सहरि रूप जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सचक्रम यानी कि चक्रेण युगपत, इस विग्रह में योग पद्य यानी कि एक साथ के अर्थ में योग पद्य से तात्पर्य होता है साथ साथ एक साथ। तो एक साथ के अर्थ में वर्तमान सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ चक्र टा और सह, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास होता है और यहाँ पर भी सह को स हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे के शब्द देखते हैं तो वहाँ पर सखी अर्थात शद्रस्य सख्या, इस विग्रह में सादृश्य के अर्थ में सह अवयव का सखी सुबंत के साथ सखी टा सह अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहाँ पर भी हम यह कह सकते हैं कि सह के स्थान पर स हो जाता है। इस प्रकार से अगर आगे देखा जाए तो जैसे कि क्षत्रम यानी कि क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, इस विग्रह में भी संपत्ति के अर्थ में सह अवयव का क्षत्र सुबंत के साथ सत्र भिस सह, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाता है और सह के स्थान पर स हो जाता है। सतृणम तृणमपि अपरित्यज्य, तिनके को भी न छोड़कर अर्थात सब कुछ। इस विग्रह में साकल्य, साकल्य से तात्पर्य है संपूर्णता। संपूर्णता के अर्थ में सह अवयव का तृण शब्द के साथ तृण टा सह, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास होता है और सह के स्थान पर स हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो सा अग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, इस विग्रह में भी अंत पर्यंत अर्थ में सह अवयव का अग्नि सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास हो जाता है। यहाँ पर भी सह के स्थान पर स हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सह के स्थान पर स हो जाता है जबकि अव्ययी भाव समास हो, किंतु
कोई भी उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद अगर कालवाची ना हो। इन सभी अवयवों में अव्यय का पूर्व प्रयोग, सुप का लोप तथा समस्त पद से होने वाले सु को अम या फिर उस अम का लोप आदि हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये देखा गया है कि अव्ययी भाव समास में किसी भी अर्थ में अगर सह शब्द का प्रयोग होता है तो उसके स्थान पर स हो जाता है। इसी प्रकार आगे का सूत्र हम देखते हैं, नदी भीश्च, अर्थात नदी विशेषवाची शब्द जो होते हैं उनके साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नदीवाची शब्द होते हैं उनके साथ अगर संख्यावाची शब्द हों तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। समाहारे इति, यह समास जो है समाहार में इष्ट है, अर्थात समस्त पद समाहार का बोधक होता है। जैसे कि पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका तात्पर्य है 5 गंगाओं का समाहार। इस प्रकार के लौकिक विग्रह में तथा पंचन जस गंगा जस, इस प्रकार के अलौकिक विग्रह में नदी विशेषवाचक गंगा शब्द के साथ संख्यावाचक पंच शब्द का समास हो जाता है। यहाँ संख्या शब्द प्रथमांत है, अतः संख्यावाची जो है पंचन शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और पंचन शब्द का पूर्व प्रयोग होकर सुप का यहाँ पर लोप हो जाता है। पंचन का न लोप जो है न लोपः प्रतिपादिकान्तस्य सूत्र से होता है, अर्थात जो पंचन शब्द में न विद्यमान है उसका लोप न लोपः प्रातिपादिकान्तस्य सूत्र से हो जाता है और अव्ययी भाव होने के कारण नपुंसकलिंग होने से गंगा को हर्ष होकर पंचगंग शब्द बनता है। पंचंग प्लस सु प्लस अम अर्थात पंचगंगम, इस प्रकार से इस रूप की सिद्धि हो जाती है, अर्थात नदी विशेषवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक। जैसे कि जो गंगा शब्द है पंचगंगम में वो नदी विशेषवाचक है और पंचन शब्द जो है वो संख्यावाची शब्द है, इसीलिए इन दोनों का अव्ययी भाव समास हो जाता है और अव्ययी भाव समास होने पर नपुंसकलिंग होने से गंगा को हर्ष हो जाता है और पंचगम शब्द रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से द्वियमुनम, द्वयमुनयो समाहार, अर्थात 2 यमुनाओं का समाहार। यानी कि यहाँ पर भी हम देखें तो यमुना शब्द नदीवाचक है और 2 शब्द जो है वो संख्यावाचक है। तो इस परिस्थिति में भी द्वियमुनम जो रूप है वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि नदी बीश्च सूत्र से यहाँ पर नदी विशेषवाची शब्द के साथ संख्यावाची शब्दों का अव्ययी भाव समास हो गया। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखते हैं तद्धिता इति, अर्थात यह सूत्र ये बताता है कि इस सूत्र से लेकर अर्थात इस तद्धिता इति सूत्र से लेकर के जो अष्टाध्याय के पंचम अध्याय हैं उसकी समाप्ति तक यह अधिकार है, अर्थात उसकी समाप्ति तक तद्धित प्रत्यय ही कहे जाएंगे, अर्थात सारे प्रत्यय जो हैं तद्धित प्रत्यय ही कहे जाएंगे। अगला सूत्र हम देखते हैं, अव्ययी भावे शरत प्रभृत्य, अर्थात शरत आदि शब्दों से
अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय होता है। हम जानते हैं कि दो टच प्रत्यय है, उसमें ट और च का लोप हो जाता है, केवल अ ही शेष बचता है। तो जो शरद आदि शब्द हैं उनमें अव्ययी भाव समास होने पर समास के अंत में कौन सा प्रत्यय होता है? टच प्रत्यय। समास के अंत में होने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हीं को समासांत प्रत्यय कहा जाता है और ये तद्धित प्रकरण में है। अतः जिन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय होते हैं उनकी कृत तद्धित समासाश्च चतुर्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और जो सु आदि विभक्ति हैं वो उसमें लग जाती है। जैसे कि उपशर्दम अर्थात शरदः समीपम। तो यहाँ पर इस विग्रह में आप देखेंगे शरद आदि शब्द अर्थात शरद शब्द विद्यमान है, तो अव्ययम विभक्ति आदि सूत्र से समीप के अर्थ में उप अव्यय का शरद सुबंत के साथ शरद गस उप समास होता है। अर्थात उप तो क्या है? उप जो है अव्यय है और जो शरद शब्द है वो सुबंत है। तो यहाँ पर जो है समासान टच उपशर्दम समासान टच में केवल अशेष बचता है, प्रत्यय होकर के उपशर्दम शब्द बनता है। उपशर्दम प्लस सु, उपशर्दम प्लस अम और उपशर्दम रूप यहाँ पर इनका बन जाता है। जैसे कि प्रति विपाशम विपाशाया अभिमुखम अर्थात विपाशा नदी की ओर। इस विग्रह में लक्षणान अभिप्रति आभिमुख्यम सूत्र से अव्यय का विपास अर्थात व्यास नदी के साथ समासांत होकर समासांत टच प्रत्यय होता है और सु प्लस अम होकर तिपाशाम सूत्र बन जाता है, क्योंकि टच प्रत्यय में से केवल अ ही शेष बचता है। जराया इति, यहाँ पर जरा शब्द जो है उसको जरम हो जाता है और अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय हो जाता है। जैसे कि उपजरसम जराया समीपम। इस विग्रह में सूत्र आदि के समीप अर्थ में उप अव्यय का जरा सुबंत के साथ समास हो जाता है। इस प्रकार से उपजरसम शुद्ध सिद्ध होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो है ये शब्द बनता है। अनश्चेति, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन होता है वो अनंत अव्ययी भाव समास कहलाता है और उसमें समासांत टच प्रत्यय हो जाता है। नकारात्मक भ संज्ञक की टी संज्ञा का लोप होता है। कब होता है? जबकि तद्धित प्रत्यय परे होने पर। अर्थात भ और टी जो है पाणिनि व्याकरण में दो कल्पित संज्ञाएं मानी गई है। जैसे हम शब्द लेंगे उपराज्यम अर्थात राज्ञः समीपम। इस विग्रह में अव्ययम विभक्ति आदि सूत्र से समीप के अर्थ में उप अव्यय का राजन सुबंत शब्द के साथ राजन घस और उप, इस प्रकार से अव्ययी भाव समास होता है। और उपराजन इस दशा में समासान टच यानी कि अप्रत्यय होकर के अन टी का लोप हो जाता है और उपराज शब्द से सु प्लस अम होकर उपराजम रूप जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से राज्ञः समीपम यानी कि राजा के समीप, इस अर्थ में अव्ययम विभक्ति से समीप अर्थ में उप अवयव होकर के राजन सुबन के साथ राजन गस उप अव्ययी भाव समास हो जाता है और टी का लोप हो जाता है। इसके पश्चात उपराज शब्द से सु और अम होकर के उपराजम रूप सिद्ध
होता है।